So, Comrade Shailaja, I am very happy to invite you and welcome you to the Uttar Pradesh ADWA Facebook page. It's a real privilege for us. ये हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि आज हम हमारे साथ हैं. And we are inviting you not only as the Health Minister of the state of Kerala, but we are also inviting you as a ADWA leader, as an activist for women's rights, and we are all very proud of the tremendous role that you have played in combating this virus. The battle is still not over. In fact, it is becoming quite severe in recent days, but the way in which you have been working, it is something that we are very proud of. So I will just introduce you in Hindi for 2 minutes and then we can start the talk. Okay? Okay, Comrade. तो आज हमारे बीच में ये बहुत ही खुशी और गर्व का विषय है कि कॉमरेड शैलजा टीचर जो केरला की स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हमारे साथ हैं. आप लोग सब जानते हैं या मैं आपको बता दूं, ये दिन रात काम करती हैं. इनसे बात करना भी बहुत मुश्किल है. आज भी वो कई गांवों का दौरा कर रही थी और वो पूरी ताकत के साथ केरला के अंदर ये जो कोरोना वायरस है उसके खिलाफ एक तरह से जंग लड़ रही हैं. मैं आपको ये भी बता दूं कि कॉमरेड शैलजा केवल एक मंत्री नहीं है, वो हमारी एडवा की नेता भी हैं. अभी तक हमारी सीईसी की सदस्य भी थी और वो बहुत छोटी उम्र से एक योद्धा है, एक कार्यकर्ता है महिलाओं के अधिकारों के लिए और समाज को बदलने के लिए. आप सबको मैं बस इतने ही याद दिला दूं कि केरला के अंदर कॉमरेड शैलजा टीचर ने 1 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया जनता को कि कोरोना जैसी कोई बीमारी का पता वुहान में चला है और उन्होंने कहा कि वो यहाँ भी आएगा, इसलिए इसकी हमें तैयारी करनी है. आप लोग घबराइए नहीं, डरिए नहीं, सरकार आपके साथ है, आपकी सुरक्षा करेगी और इस बीमारी के खिलाफ हम लोग मिल करके लड़ेंगे. जनता के साथ सरकार जुड़ करके लड़ेगी और ये उन्होंने 1 जनवरी को किया था. और आप जरा सा उसकी तुलना करें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 21 मार्च के बाद ही, जब मध्य प्रदेश की सरकार बन चुकी थी उनकी, उसके बाद ही उन्होंने कोरोना के बारे में देशवासियों को बताने की कोशिश की. पहले उन्होंने कहा थाली बजाओ, फिर उन्होंने कहा दीपक जलाओ और फिर अचानक एक बैग उन्होंने देश के अंदर लॉकडाउन लागू कर दिया. तो ये 2 अलग तरह की सोच के उदाहरण है कि केरला में किस तरह से जनता को बता करके जनता की सुरक्षा करते हुए आज तक कोरोना से लड़ा जा रहा है और बाकी देश में क्या हाल है और हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या रवैया था, ये भी आपके सामने है. So I have done a brief introduction of Comrade Shailaja teacher, and now I won't take up any more of your time. She will be speaking in English. Comrade, you speak a little and then stop, and then I'll do the translation. Okay, Comrade. Okay, so we'll do it like that. So please, let's start now, and you please tell our UP sisters and also many people in other states who are listening how the government of Kerala, which is like a people's government, has worked against corona. Thank you, Comrade. My dear comrades, it's a privilege for me to speak in this occasion because it is according to the birth anniversary of Captain Rashmi Saigal, our beloved comrade. From my younger age onwards, as you all, I admired her and I was astonished to read about her participation in the National Army and fighting
and how he formed the captain of the Rani of Jhansi regiment, and how he become amongst all this fighting, how he become a people's doctor every day. He is working in her medical hospital in Kanpur, in her clinic in Kanpur, and how he became the Rajya Sabha member, and when he contested in the Indian for the presidential election also, and that all things and each and every things about Captain Lakshmi is inspiring to each and every comrade, and I am also amongst one of them. तो शैलजा जी ने कहा कि वो आज बहुत खुश हैं और अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रही हैं, क्योंकि कैप्टन लक्ष्मी के जन्मदिन के अवसर पर उनको इस फेसबुक पेज पर इनवाइट किया गया है। वो कह रही हैं कि बचपन से ही कैप्टन लक्ष्मी उनके लिए आदर्श के रूप में थी। उन्होंने उनके जीवन के बारे में पढ़ा कि कैसे उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के रानी झांसी रेजिमेंट में हिस्सा लिया, कैसे वो आज़ादी के लिए लड़ी, और उसके बाद एक जनता के डॉक्टर के रूप में किस तरह से उन्होंने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जनता की सेवा को लगातार अपने आखिरी दम तक किया। उनका जिंदगी भर हमने उनके बारे में सोचा है और पढ़ा है, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। Yes, comrades, the whole world is now facing a great threat because of the novel coronavirus. And this is a novel thing. This virus is among the family, included the family of coronavirus, and we had the attack of the SARS coronavirus and MERS coronavirus previously, the severe acute respiratory syndrome SARS, and the Middle East respiratory syndrome MERS. This virus is also included in that coronavirus family. But this thing is a novel thing. The scientists are saying like that this is more severe and more cruel virus, we can say so. Because at first the scientists said that the infectivity rate of this virus is too high, but mortality rate is low. But nothing about that mortality rate, because if the infectivity rate is too high, the number of persons who succumb to death will always be a huge number, and that is happening in the world. The first time itself, yes. ये जो कोरोना वायरस हमारे देश में आया है, ये एक बहुत विचित्र और बहुत ही क्रूर किस्म का वायरस है। ये है तो कोरोना परिवार का, और उसमें सार्स का भी वायरस हमने देखा, लेकिन ये जो वायरस है इसकी दो विशेषताएं हैं। एक तो ये बहुत जल्दी फैलती है, ये बहुत जल्दी एक से दूसरे मरीज तक, एक से दूसरे इंसान तक पहुंचती है। पहले चाइनीज लोगों ने सोचा था कि ये जो वायरस है इसमें लोग बहुत जल्दी बीमार तो पड़ेंगे लेकिन उनकी मौत नहीं होगी, लेकिन ये गलत बात है। जब वो फैल रहा है, इतनी तेजी से फैल रहा है, तो निश्चित रूप से मरने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, और पूरी दुनिया में अभी कहीं भी ये कम नहीं हुआ है। पूरी दुनिया में ये आज तक फैल ही रहा है। Yes, comrade Subhashini ji said we started our preparation very early in Kerala when we heard about this virus. Actually, we can say that the pandemic became a litmus test to the governance throughout the world. Which countries can contain this virus or act well, and which country lose all this fighting against the virus. There is a discussion throughout the world. In America, the USA is a rich country with high-tech technologies there, but they cannot resist this virus properly. And more than 2 lakh people died in USA. And in Britain also, in UK also, more than 1 lakh people died up to the time. And all the capitalist countries, they failed to contain or to lessen the flatten the graph, and they are fighting hard to flattening that things this time also. But one thing I want to mention here, all the socialist countries, sir, socialist means the mode of socialist governance are there in Cuba, in Vietnam,
and also the older USSR, these states, some of the countries, they resist the virus properly and reduce the mortality rate and reduce the spreading of the virus. ये जो हम लोगों ने केरला में किया कि बहुत जल्दी इस बीमारी के बारे में हम लोगों ने पता भी लगाया, पूरी दुनिया के अनुभव को लिया और लोगों को भी बताया। ये बात सही है कि हम लोग काफ़ी इसमें आगे थे और आज इस बात की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि इस वायरस से निपटने का काम सबसे ज़्यादा सफलता के साथ किन लोगों ने किया, किन देशों ने किया, किन सरकारों ने किया। ये एक बहुत अहम बहस है और हम लोग ये देख सकते हैं कि जो पूंजीवादी देश हैं वहाँ पर उनके पास बहुत धन है, बहुत दौलत है, लेकिन इस वायरस से निपटने में वो बहुत असफल रहे हैं। अगर हम अमेरिका को देखें तो वहाँ 2 लाख लोग मर चुके हैं। हालांकि अमेरिका सबसे ज़्यादा धनाढ्य देश है और वहाँ सबसे ज़्यादा मतलब तकनीकी विकास भी हुआ, लेकिन फिर भी 2 लाख लोग मर चुके हैं और ना तो लोगों को जो बीमार पड़ रहे हैं, ना तो उनकी संख्या कम हो रही है और न मरने वालों की संख्या कम हो रही है। इंग्लैंड में भी इस तरह के परिणाम हमारे सामने हैं, लेकिन उन देशों में जहाँ कुछ समाजवादी व्यवस्था के अवशेष बचे हैं, जैसे कि वियतनाम, जैसे कि क्यूबा, जैसे कि रशिया, वहाँ पे जहाँ पर आज भी मतलब सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, वहाँ हमने देखा कि इस बीमारी से निपटने में कहीं ज़्यादा सफलता मिली है। वहाँ कम लोग को बीमारी पड़ी और कम लोगों की मौत हुई। ये बातें अब पूरी दुनिया में अब चर्चा का विषय बन गई हैं। Now the whole world is discussing about the mode of governance. And I participated in some of the webinars conducted by the universities outside in Britain, and also in some USA, some organizations conducted some webinars, etc. And they are all asking, what is Kerala doing there? And how you can flatten the graph, or how you can reduce the mortality rate. I answered that it is nothing but because of the public health system. We are improving our public health system from 1957 onwards. Fortunately, we have a communist government. The first government in Kerala was a communist government under the leadership of Comrade E.M. Shankaran Namboodiripad. And in that government, we have so many revolutionary legislations to save the poor people or protect the poor people. The one is to declaring a ban on eviction from their lands by the landlords, and we passed that ordinance within 20 days of the installation of our government in Kerala. And after that, there are so many good legislations in education sector, the public health, public education. Joseph Mondasheri Master, the first education minister, communist government, and at that time we passed some legislations on public education and also for public health system. Also, Dr. A.R. Menon was the our first health minister, and he also passed some public health legislation, public health act, and we started building the primary health centers in our village level. From the village level onwards, we started building our public health system. उन्होंने बताया कि दुनिया भर में चर्चा हो रही है, सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर केरला ने किस तरह से इस बीमारी के खिलाफ के साथ अपनी लड़ाई को लड़ा। और वो कह रही हैं कि जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर के वेबिनार मतलब ऑनलाइन सेमिनार चर्चा परिचर्चा संगठित की और शैलजा जी ने भी उनमें भाग लिया और उनसे यही सवाल पूछा जाता था कि केरला एक छोटा सा राज्य है, लेकिन यहाँ पर आपने कैसे इस बीमारी से निपटने का काम किया या कैसे आप इससे अभी भी लड़ रहे हैं और मौत का दर आपने इतना कम रखा है। तो उन्होंने बताया कि मैंने जवाब ये दिया कि इसके पीछे जो भी हमको सफलता मिली है उसके पीछे
हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की जो परियोजना है वो है, और इसको लगातार जब भी कम्युनिस्ट सरकार आती है केरला में, कम्युनिस्टों के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, तो लगातार इसको मजबूत किया जाता है और इसका विकास किया जाता है। उन्होंने बताया कि 1957 में, आप लोग जानते हैं कि कॉमरेड ईएमएस नंबूद्रीपाद के नेतृत्व में पहली बार कम्युनिस्टों के नेतृत्व में चलने वाली सरकार केरला के अंदर आई। ये भारत का पहला प्रयोग था इस तरह का, और ये पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार थी हमारे देश के अंदर। और उस सरकार ने 20 दिन के अंदर, सरकार बनने के 20 दिन के अंदर, जो जमीन सुधार का कानून था, जमीन को बांटने का कानून था, कि मतलब जो बोएगा वही काटेगा, वही फसल अपने घर ले जाएगा, ये जो कानून था, एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कानून, उसको कॉमरेड ईएमएस नंबूद्रीपाद ने अपनी सरकार बनने के 20 दिन के अंदर पारित कर दिया। और उस सरकार ने जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा है उसकी शुरुआत की, और उसके साथ साथ जो स्वास्थ्य की शिक्षा, मतलब केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, आम जनता के बीच में स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा, इसको भी मतलब प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया। जो उस समय के मंत्री थे कॉमरेड जोसेफ, उन्होंने इस काम को शुरू किया। और जो एक कॉमरेड मेनन पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं गांवों के अंदर, उनका जाल केरला के अंदर बिछाने की शुरुआत उन्होंने उस पहली सरकार में ही किया। और आप याद करें कि वो सरकार केवल 2 साल ही चली, सन 58 में उसको हटा दिया गया, लेकिन फिर भी उसने जमीन सुधार भी, भूमि सुधार भी किया, और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा है उसकी नींव को भी डालने का काम उसी सरकार ने किया। The old left governments came to power in Kerala different times, passed several revolutionary acts like this. And I'm not explaining everything because of that. The human development index in Kerala is high comparing to other states of India. And the poverty alleviation and the literacy rate and the life expectancy, in each and everything we come forward because of this very good legislation, people's legislation in Kerala. And now the life expectancy in Kerala is 76 years. And in America, when I visited America, it is 77 years there. That is a rich country and a high-tech country. But Kerala is not rich. Now also Kerala is not a rich state. But we achieved this thing because of our people-centered activities and our this hard working method and decentralized planning, people's planning, etc. तो केरला में हम लोगों की एक हमारा सौभाग्य रहा है कि समय समय पर वामपंथी सरकारों का गठन होता है। करीब करीब हर 5 साल के बाद वामपंथ के नेतृत्व में, कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनती है, और ये सरकारें लगातार ऐसे कानून बनाते हैं जो जनता के विकास को केंद्र में रखते हुए कार्य करते हैं। वो जो भी कानून बनाते हैं वो जन विकास को आगे बढ़ाने के लिए बनाते हैं, और इसी का नतीजा है कि केरला कोई बहुत धनाढ्य राज्य नहीं है, वो गरीब राज्य है, लेकिन फिर भी मानव विकास के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रगति अगर भारत पे कहीं हुई है तो वो केरला में हुई है। साक्षरता के क्षेत्र में, गरीबी को दूर करने के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि साक्षरता और शिक्षा भी अलग अलग चीज है, इन तमाम क्षेत्रों में केरला आगे है पूरे देश में, सिर्फ इसलिए कि वहां पर गठित वामपंथी सरकारों ने अपनी नीतियों को जनता की भलाई के लिए लागू किया है,
और ऐसी नीतियों को बनाया है, उनका निर्माण किया है जो जनता की भलाई कर सकें। और इसके लिए आपको मालूम है कि जिस तरह से वहाँ की पंचायतें काम करती हैं, जिस तरह से विकेंद्रीकरण हुआ है, मतलब जो राज्य सरकार के पास वित्तीय संसाधन है वो नीचे की पंचायतों में बहुत बड़े पैमाने पर पहुंचाई गई हैं। विकेंद्रीकरण प्लानिंग का और उसके साथ साथ जनता की प्लानिंग, यानी जनता जन आधारित योजना की प्रणाली वहां पर लागू की गई है। उसका नतीजा आज हमको इन तमाम मानव विकास के क्षेत्रों में दिखाई देता है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि वो अमेरिका गई थी, तो उनको पता चला कि अमेरिका में जो मतलब जो एक व्यक्ति के जीवन की सीमा है वो औसतन अब 77 साल हो गई है और केरला में वो 76 साल हो गई है। तो आप सोचिए कि एक बहुत ही धनाढ्य देश एक तरफ और एक गरीब छोटा सा राज्य दूसरी तरफ, लेकिन तमाम जो मानव विकास के से संबंधित जो तमाम आंकड़े हैं उनमें हम लोग विकसित देशों के करीब पहुंच गए हैं केरला के अंदर। Yes, in rich capitalist countries, there are some schemes like insurance, health insurance, etc. And they are spending so a large amount of money in health sector also. But the one thing they lacking is the decentralized public health system. In the grassroots level, they have no public health system for the poor people or the common people there. And that was the most important thing. Now the whole world is discussing about the decentralized public health system. In Kerala, as I said, we started the decentralized public health system. In each Gram Panchayat, we have one primary health center. And we have one sub-center in for the 5,000 population, we have one sub-center. In each Gram Panchayat, we have 5 or 6 sub-centers. Throughout the country, this is the mode of distribution, but it is not implemented properly, In other states, it is not implemented properly. The primary health center, for sake, there may be some centers like that, a single room, or like that, no doctor, no proper nurses, no laboratories, etc. But here we are constructing this properly. We are analyzing the gap in each and every time when LDF is coming to the office. This time also we analyzed that. In 2016, when this government under the leadership of Pinarayi Vijayan came to office, I was in charge of, I have the charge of the health sector, health, social justice, women and children, and the food safety, etc. I called my health secretary and other experts to have a discussion. What is lacking in Kerala? There are so many good things in Kerala, but some part we have some gaps. We have to analyze that gap. And when we analyzed, I found that in our primary health center, it is in a poor condition. And not poor as in other state, northern state, but we have a building and there was one doctor, but the functioning is up to noon time. After noon, there was no doctor in 2016 in a primary health center. And also very few primary health centers have a laboratory, good laboratory. At one, we started to act well to provide more things to the primary sector. And the government declared 4 missions called Haritha Kerala Mission for safe food, safe drinking water and waste management, etc. Life Mission for providing home for homeless people, and Education Reform Mission for the reformation in education sector. And one mission is Ardram. It is under my department. And for the Ardram mission, we prepared a very good project starting from the primary sector to tertiary level. And we decided to convert the primary sector properly for the poor people. ओके, काफी जबरदस्त बातें बता रही हैं। उन्होंने बताया कि लगातार जब भी वामपंथी सरकार आई तो जैसा कि आपको बताया है, ये जो सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र हैं इन पर और स्वास्थ्य प्रणाली पर काफी जोर दिया गया। और इसको हम लोगों ने मतलब कभी भी
कमज़ोर नहीं होने दिया जैसे कि बाकी हिंदुस्तान में हो रहा है। उन्होंने कहा कि हर ग्राम पंचायत में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और उसके उप केंद्र हैं, मतलब 5,000 की आबादी के लिए एक उप स्वास्थ्य केंद्र है। तो ये तो बाकी हिंदुस्तान में भी होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है, ये लागू नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हर एक घर तक वहाँ की स्वास्थ्य सेवा पहुँचाने की कोशिश की जाती है। इसके बावजूद उन्होंने कहा हम लोग चुप नहीं बैठते हैं, और उन्होंने बताया कि जब उनकी सरकार कॉमरेड विजयन के नेतृत्व में बनी आज से 4 साल पहले, 4.5 साल पहले, तो उनको स्वास्थ्य का जिम्मा दिया गया। स्वास्थ्य का, समाज कल्याण का और शिक्षा का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कॉमरेड शैलजा के पास। तो उन्होंने अपने अधिकारियों को बुलाया और कहा कि हम लोग अब ये देखें कि अब दिक्कतें कहाँ हैं, खामियां कहाँ हैं। तो हम लोगों ने देखा कि कहीं कहीं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन उनकी जो देख रेख है, उनकी जो हालत है वो वैसी नहीं है जैसे कि होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि उत्तर भारत जैसी तो स्थिति नहीं है, क्योंकि उत्तर भारत में उन्होंने भी दौरा किया है और देखा है कि स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर क्या क्या मजाक यहाँ पर होता है कि हम तो जानते हैं पशु भी उनमें बांधे जाते हैं वगैरह वगैरह। खैर, उन्होंने कहा वैसी तो हालत नहीं है, लेकिन उनकी हालत कहीं कहीं जर्जर थी, कहीं कहीं ठीक से काम नहीं हो रहा था, तो उसको उन्होंने ठीक करने की कोशिश की। और इसके साथ साथ सरकार की तरफ से कुछ अभियान घोषित किए गए, 6 अभियान। इसमें पीने के पानी का अभियान, ये जो मतलब सामान जो वेस्ट होता है, मतलब जो कूड़ा करकट है, उसको कैसे वैज्ञानिक तरीके से उसका इंतजाम किया जाए, इसका अभियान। और फिर शिक्षा का अभियान। और उसमें मैं आपको बता दूं कि जो सरकारी स्कूल हैं उनको इतना बढ़िया बनाया जा रहा है कि अब आजकल केरला में लोग निजी स्कूलों में नहीं जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में ही जा रहे हैं। तो एक उसका अभियान, और इनका जो हेल्थ का अभियान है, इसमें उन्होंने ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं इनको मजबूत करना और देखना, क्योंकि कई इलाके थे जैसे कि जहाँ पर आदिवासी रहते हैं, ट्राइबल एरियाज, वहाँ आदिवासी इलाकों में कहीं कहीं स्वास्थ्य केंद्र जर्जर हालत में था, या वहाँ डॉक्टर नहीं थी, या वहाँ कोई लेबोरेटरी नहीं थी जहाँ पर टेस्टिंग हो सके। तो ये जो खामियां थी, ये जो कमजोरियां थी, इनको भी दूर करने का काम पिछले 4.5 साल में इनके विभाग में किया है। नीचे से लेकर के ऊपर तक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की कोशिश की गई है, और उसी का नतीजा आज हम केरला के अंदर देख रहे हैं। The slogan of the Ardhra mission, the health reform mission, is to make the government hospitals people's friendly. And the second aim is to make it high tech. And the third is to reduce the out of pocket expenditure. And we are doing this. And a revolutionary change is happening in health sector within these 4 years of Pinarayi Vijayan government. And anyone can visit Kerala and they can find what changes are happening there. We have the scarcity of money. Ours is a poor state and not a rich state. And the central government, our government is sending only 1% of the GDP in health sector. And we are getting that share only. But in Kerala, our Honorable Chief Minister and Honorable Finance Minister, they started a project called KIFBI, Kerala Infrastructure Fund Board. And we are getting long-term loans from KIFBI for the health sector. And we are improving the secondary and tertiary level hospitals with that loan. And we are getting a huge amount of money. I got for my health sector more than 3,000 crores. And we are changing our district hospital, general hospital, and medical colleges to a center of excellence. I am not explaining all the new equipments we are purchasing
and installing in our medical colleges, and medical colleges are becoming center of excellence. And our district hospital, in my district, I got 100 crores for my district hospital, and 12-storied building is under construction. Modern theaters and everything are constructing that. But for the primary sector, we are using the plan fund and other money we are getting from other CSR fund, from companies, etc. And some rich people are helping us. It is a people-centered activity. A people's campaign we put forward that if you want to improve your primary health center, please join us. And they are joining us. And we prepared a master plan for the primary health center. We are converting it to family health center. And what is the changes in a family health center? It is not only the infrastructure change, but also the clinical practices are also changing. Infrastructure, we insisted in our master plan that it should be people friendly. When we entered into a hospital, the premises should be people friendly. Very good garden outside, and very good tiles. We should have to use because to restrict these kind of things, dust and mud, etc. Should be clean premises. And we enter into a primary health center, there should be a very good reception, a high-tech reception, airport model chairs, etc. I'm not explaining. If anyone visit in Kerala's family health centers, which we inaugurated 600 family health centers like this in Kerala. We have 941 primary health centers. We are converting all of these. And this system changed not only the infrastructure but also the clinical practices also. Okay, now let me I, Sorry. no. वो बार बार कह रही हैं कि आप लोग केरला आकर के देखिए, हम लोगों ने बहुत काम किया है। और जो आगरम हेल्थ मिशन है, मतलब ये जो हमारा स्वास्थ्य अभियान है, इसके तहत हमारी ये कोशिश है कि हमारे जितने अस्पताल हैं, जितने हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, इनमें लोगों को अंदर जाने के बाद अच्छा लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कहाँ आ गए, कोई गंदी जगह जहाँ कोई ठीक से बात नहीं कर रहा है। उनको जाते ही लगना चाहिए कि ये हमारे लिए बहुत कोई अच्छी जगह है जहाँ हमारा स्वागत हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि हम बहुत खर्चा करते हैं स्वास्थ्य के ऊपर, और हम बहुत गरीब राज्य हैं, और जो हमको केंद्र सरकार की तरफ से मिलता है वो तो एक बहुत छोटा हिस्सा है, जिसको हम केवल अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे खर्च करते हैं। तो आखिर ये जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, ये हमको जुटाने में क्या क्या करना पड़ा। और वो बता रही हैं कि केरला की सरकार ने लोन लिया है, मतलब स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर लोन लिया है, और 3000 करोड़ रुपए वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च कर रहे हैं। और इसके माध्यम से वो जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मतलब बहुत ही आला दर्जे के केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र वो बनाना चाहते हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो जिला के अस्पताल हो, चाहे वो स्पेशलिस्ट, मतलब जो विशेष बीमारियों को लेकर के जो विशेष अस्पताल बनते हैं वो हो। ये सब के सब आला दर्जे के होने चाहिए, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस होने चाहिए। और उन्होंने बताया कि अभी उन्होंने अपने ज़िले में 100 करोड़ से नई बिल्डिंग बनाई है, नया अस्पताल बनाया है, और कहने लगी आप आइए और उसको देखिए कि किस तरह के अस्पताल हम लोग बना रहे हैं। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों का स्वागत करने वाले केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें जो सरकारी पैसा आता है वो लग रहा है, और इसके साथ साथ हम लोगों से डोनेशन भी ले रहे हैं। जो पैसे वाले लोग हैं उनसे हम चंदा ले रहे हैं, और उनसे कह रहे हैं कि ये अगर जन का कार्यक्रम है
तो जनता को आगे बढ़ करके इसके लिए चंदा भी जुटाना चाहिए ताकि इसको हम लोग सफलतापूर्वक तैयार कर सके, इसका निर्माण कर सके। और उन्होंने बताया कि उन्होंने ये तय किया है कि अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को बदल करके वो उसे परिवार स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे, फैमिली हेल्थ सेंटर बनाएंगे। और जो 941 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं पूरे केरला में, उनमें से 600 में वो परिवर्तन हो चुका है। अब ये परिवर्तन का मतलब क्या है? हर एक के बाहर एक अच्छा बाग है, एक गार्डन है, और अंदर आने के लिए बड़े अच्छे टाइल्स लगे हुए हैं, मतलब वो खरंजा नहीं है, टाइल्स है, ताकि गंदगी अंदर ना आए। और अंदर आते ही एक बहुत अच्छा स्वागत कक्ष है, जहाँ जो भी मरीज आ रहा है या मरीज के साथ लोग आ रहे हैं, उनके लिए अच्छी कुर्सियां हैं बैठने के लिए, वहाँ पर कंप्यूटर वगैरह है ताकि सारी चीजें वहाँ पर दर्ज की जा सके। तो मतलब एक पूरा वातावरण ऐसा बनाया जा रहा है कि लोग अंदर आते ही खुश हों, अपने आप को काफी मतलब उनको तसल्ली हो कि वो सही जगह आए हैं जहां उनका इलाज होगा और जहां वो बेहतर होकर के वहां से निकलेंगे। यस मैम। Okay, okay. We started new clinics also to examine the chronic obstructive pulmonary disease in primary health center itself, Shwas Clinic. And we started Ashwas Clinic to find out whether anyone have any depression, that mental worries, etc. And we are giving counseling from the primary health center itself. And we are examining whether any influenza like illness is there, or any infectious diseases are occurring in the panchayat, any non-communicable diseases are there. We are examining thoroughly in the primary health center. We are giving training to the family doctors to find out that thing also. And we have a very good nurses pre-checkup area in each and every primary health center. And this kind of activities we are doing that. And what is the result ultimately? We can say that within these 4 years, we can yield very good result out of that. The first thing, we can reduce the infant mortality rate to below 7. That is 6 to 7 is the mortality rate. In 2016, it is 12 out of 1,000 live births, and we reduced this to 7 within these 4 years. And maternal mortality rate, we reduced it from 67 is the maternal mortality rate in 2016, and 2020 it become 30. That is a great decrease, or a huge decrease in maternal mortality rate. And that is because of the continuous activities, Comrade, this is 30 out of 1 lakh. Out of 1 lakh. Out of 1 lakh. Please. It was 67 out of 1 lakh in Yes. 2016, and now it become 30 out of 1 lakh. That was our aim. 20 by 30, 30 by 20, 20 by 30. That was our slogan. And we achieved the aim in 2020. What we declared, we achieved that thing. That is because of the continuous activities, so many volunteers and so many activists, and so that kind of activities help us to reduce the mortality rate up to this level. And so many achievements. I'm not explaining each and everything. तो उन्होंने बताया कि जो वहां पर उन्होंने ये पारिवारिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं, जो पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, अब आप वहां के स्वास्थ्य केंद्रों में और हमारे यहाँ के स्वास्थ्य केंद्रों का बुनियादी अंतर क्या है? हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र है, जब कोई बीमार पड़ता है, बहुत ज्यादा बीमार पड़ता है, तो मजबूरी में वो स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं। लेकिन केरला के अंदर ये जो पारिवारिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, ये खुद लोगों के पास जाते हैं पता लगाने के लिए कि कोई बीमार तो नहीं है, किसी को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। और आप सोचिए कि ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो अब पारिवारिक स्वास्थ्य केंद्र बन गए हैं, यहाँ पर कोरोना का भी इलाज हो रहा है।
और जो दूसरी बीमारियां हैं उनका भी इलाज हो रहा है। और साथ साथ जो एक आज बहुत बड़ी समस्या है, जो हम लोगों के यहाँ तो इसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, कि जो मानसिक बीमारियां हैं, जिसको हम लोग डिप्रेशन कहते हैं, अब आजकल एक और शब्द आया है बाइपोलर, मतलब ये जो मानसिक बीमारियां हैं, मानसिक तनाव है, तो हर एक पारिवारिक स्वास्थ्य केंद्र में ये मानसिक तनाव के लिए भी काउंसलिंग होती है। लोग आकर के बता सकते हैं कि हमको ऐसा ये तनाव महसूस हो रहा है, और वहाँ उनकी काउंसलिंग होती है, और देखा जाता है कि क्या इनको कोई दवा की भी जरूरत है, कि काउंसलिंग से ही ये ठीक हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है साथियों, जिसकी बहुत जरूरत है आज हमारे समाज में, और लोग इसकी जरूरत को समझ नहीं रहे हैं। सरकारें तो बिल्कुल ही नहीं समझ रहे हैं। आज हम लोग जानते हैं कि मानसिक तनाव कितना बढ़ रहा है, और उसको बस ये कह करके कि अरे सर में दर्द हो रहा है, या ये पागल है क्या, या कोई भूत प्रेत ने मतलब घुस गया है इनके अंदर, इस तरह से इन चीजों के बारे में सोचा जाता है। लेकिन यहाँ तो प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक स्तर पर मानसिक तनाव और डिप्रेशन की भी काउंसलिंग हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। और फिर पता लगाया जाता है कि कौन कौन सी बीमारियां लोगों को हो गई हैं। ऐसी तो छूत की बीमारी है या छूत की बीमारी नहीं है, कौन कौन सी बीमारियां लोगों को हो रही हैं, इसका लगातार उसी प्राइमरी पारिवारिक हेल्थ सेंटर में काम करने वाले लोग घूम घूम करके पूरे गांव में इसका पता लगाते हैं, और लोगों को लाते हैं केंद्र में इलाज के लिए। तो ये कैसे संभव है? ये इसीलिए संभव है कि डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, और जो मतलब जिसको हम लोग यहाँ वो सेमी नर्स, मतलब वो भी हैं, पैरा नर्सेज भी हैं। लेकिन इसके अलावा जो जन संगठन में जुड़े हुए लोग हैं, जो विभिन्न संगठनों में जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पेश करते हैं, ये तमाम लोग भी, जिनकी संख्या हर एक हेल्थ सेंटर के साथ सैकड़ों में जुड़ी हुई है, आप सोचिए, वो भी लगातार जनता और इस फैमिली हेल्थ सेंटर, पारिवारिक हेल्थ सेंटर के बीच में कड़ी बन करके यहाँ का इलाज वहां तक पहुंचाते हैं, और जो जिनको इलाज की जरूरत है उनको सेंटर तक पहुंचाने का काम करते हैं। और इसका नतीजा क्या है? 4 साल में क्या मतलब उपलब्धि हुई है, ये कमाल की उपलब्धि है। आप लोग अपने राज्यों के बारे में जो आंकड़े वो पता लगाइए। जब ये सरकार बनी थी 4 साल पहले, तो जो बच्चों की मृत्यु, शिशु मृत्यु दर, जिसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR कहते हैं, वो 1 लाख में 12 की थी, और आज वो 1 लाख में 7 हो गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मतलब कोरोना की लड़ाई तो चली रही है, लेकिन बाकी जो स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का काम है वो रुक नहीं रहा है। आप सोचिए 4 साल के अंदर, ये तो शायद दुनिया का रिकॉर्ड होगा, जो IMR है, शिशु मृत्यु दर, वो 12 से घट करके 7 हो गया है। और जो MMR है, मतलब मातृत्व मृत्यु दर, जो महिला शिशु को जन्म देती है, उनका मृत्यु दर, वो आप सोचिए 1 लाख में 67 थी 4 साल पहले, और आज वो 1 लाख में 30 हो गई है, मतलब आधे से कम हो गई है। तो ये एक तरह से जो करिश्मा है, ये जादुई परिवर्तन है जो वहां के स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ है। इस कोविड और मतलब इसके पहले भी निपा वायरस और भी बीमारियां आई थी, महामारियां आई थी, इसके बावजूद भी ये जो बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का काम है वो रुका नहीं है, वो लगातार बढ़ता ही गया है। Yes, I am coming to the COVID-19 activities. Otherwise, otherwise I will speak about the health sector. Yes, And we'll have to now finish with this COVID activity. Yes, Okay. yes. Yes. And I think Kerala have one of the long-drawn epidemics. Just after Wuhan, some students returned back to Kerala in January itself.
When we heard that a potential virus is spreading in Wuhan, China, we started action here. So Vaishnidhi explained that thing. I'm not explaining that. We started our early preparedness in January last week itself. And we got a positive case from Wuhan in January 30th. And our team was there at the time when the flight came from Wuhan. Our team was there in airport and we checked well and find some symptomatic cases and we properly isolated them in the hospital and quarantined all the other people and we got three symptomatic cases and they become positive. When the result came, they were in our hospitals in the isolation wards. So no other people got infection from them and we saved them and discharged them from the hospital and we have a very good result out of that. And after 2 weeks there was no cases in Kerala, but we didn't stop the activities. Our team was there in the airport, all the four airport our team was there, and some people asked me, why are you overacting? It is over, and please withdraw your team from the airport. And I said to them, no, it is not time to withdraw them because the virus is a spreading type. It is spreading to other countries. It goes to Italy and it is going to USA and everywhere it is spreading and the people will return from this country to Kerala. And that preparedness give us some good things, some results because next time after 2 weeks, some people from Italy returned here. They were also the carrier of this virus. And March 24th, the central government declared the lockdown. And at that time, we got a breathing space to develop our health system to tackle this problem. And we were very keen to observe these people and they didn't allow it to spread it to more people in Kerala. And from the imported cases, only at that time also 30% this transmission occurred at that time also because we cannot prevent the human being properly because they are mobile and they are moving out and they are jumping quarantine sometimes. 80% of the people obeyed, but the last person they jumped quarantine and they mingled with other people and that they also got some virus. That way, 30% this transmission occurred at that time. But up to May 3rd, that was the lockdown period. We can properly contain this thing. Up to that time, we have 499 positive cases, out of which only 3 died and all the other cured and discharged from the hospital. At that time, the whole media from all over the world looked at us. What happened in Kerala? You have only 0.5% mortality rate. And what is your system? They are asking the Guardian, the BBC, everyone. And we explained that it is a decentralized method with the help of local self-government and with the help of police. We are keeping the human beings in their home quarantine, and we are working hard. They are very much interested on this, and they discussed about our governance system also, and a very good discussion with that Guardian people, and they said it is because of the Communist Party led government you can achieve such kind of a result. That lady said to me at that time. But May 3rd onwards, the situation changed. Central government lifted the lockdown, and after that, a large number of expatriates returned to Kerala, more than 9 lakh people. Total 10 lakh people reached here from this COVID season. 1 lakh before March 24, 9 lakhs after May 4. And they came and they started to go here and there and moving. We worked hard, but some contaminations or some transmission occurred at that time. Yes, you can continue. Yeah, okay. And we tried our best to make the people to stay inside the home and to follow our health guidelines properly. But some things happened here. In August and September, the opposition parties, they were not obeying any of the instructions given by our chief minister or health department. They came outside shouting slogans against our government because this is the last part of our government
and election is coming. The local self-body election is coming, and also after that, assembly election is coming, and they want to react purposefully against our government, and they came outside and they have a protest, so many protest gatherings, and we asked them to not no, you cannot gather this type, and you should keep 2 meter distance each other and wear mask properly and use sanitizer. But some of the leaders are adamant and they shouted that no, we are not obeying your instructions. We are protesting about the government, and they give a wrong message to the whole people, all the citizens in Kerala. They give a wrong message that there is nothing to fear. This is a simple fever like other flu, etc. And the government is threatening us. They are saying so. Even if there is the example of USA and UK and other nations, they are shouting these slogans like this, and we are now facing that problem. Some clusters occurred here and there, and so many people become ill because of this virus. And the leaders who led the strike and struggles, they also caught this coronavirus and they were admitted to the hospitals, and then they get feared. And the High Court also insisted that you cannot gather like this, please stop these unlawful activities. And after that, even after the High Court's verdict, they again started gathering. But when they themselves got virus, their families got virus, they began to say, oh, they said that no, we are stopping all these struggles and protests, and we are conducting our protest in the legally designed manner, and we are stopping all these things. But so many new cases occurred here, but yet we reduced our mortality rate up to 0.34. That was the victory of Kerala. Yes. Okay. तो अभी उन्होंने बताया और मैंने बीच में उनको इंटरप्ट नहीं किया ताकि पूरी बात आपको एक साथ बता सकें। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो उन्होंने बताया कि जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जनवरी में ही केरला की जनता को बता दिया गया था कि ये बीमारी आएगी केरला में, और वुहान से ही एक यात्री 30 जनवरी को आया। लेकिन सरकारी मेडिकल टीम यानी डॉक्टरों की टीम वहाँ हवाई अड्डे पर मौजूद थी पहले से। तो जब वो आया, जब सारे यात्री उतरे तो उनकी टेस्टिंग हुई। जो पॉजिटिव थे, जिनको बुखार था या दूसरे संकेत थे, उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। और इस तरह से जो और लोग उनके साथ थे उनको बचाया जा सका। और उसके बाद 2-3 केसेस के बाद फिर 2 हफ्ते तक कोई केस नहीं था। लेकिन डॉक्टर की टीम्स हवाई अड्डे पे खड़े रहे, तैनात थे, वो हटे नहीं। और बहुत से लोग कह रहे थे ये सब आप क्यों कर रहे हैं, अरे ये सब डॉक्टर हटाइए यहाँ से। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने बताया कि देखो दुनिया में ये फैल रहा है, इटली में भी फैल रहा है, अब वहां से लोग यहाँ आएंगे तो ये बीमारी साथ में आएगी। और वही हुआ। 2 हफ्ते के बाद इटली से लोग आए और उनको इन्फेक्शन था और काफी हद तक लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया, दूसरों से दूर रखा गया। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि मार्च 24 तारीख को लॉकडाउन घोषित किया गया, और लॉकडाउन का सदुपयोग केरला ने किया अपनी तमाम तैयारियों को और भी ज्यादा पुख्ता करने के लिए। और आप ये भी जानते हैं, उन्होंने तो नहीं बताया, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रवासी मजदूर वहां फंस गए थे, जो हमारे यूपी और बिहार के मजदूर थे, उनके साथ उनको कभी उन्होंने बाहर से आए हुए लोग नहीं कहा, उनको मेहमान कह करके पूरी तरह से उनकी देखभाल की 3 महीने तक। वो जो कहानियां हम लोग दूसरे राज्यों के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो कोई भी कहानी वहाँ केरला के अंदर हमने नहीं देखी। वहाँ के लोगों को काफी अच्छी तरीके से वहाँ की सरकार ने देखा, और पूरे लॉकडाउन के दौरान जो कोरोना से निपटने के लिए जो कुछ भी जरूरी था उसको करने का काम किया। और बहुत कम केसेस फैले, मतलब जो फैलने का जो रेट था वो बहुत कम हुआ, और जो मृत्यु दर था वो मतलब कभी भी 0.4% से ज्यादा नहीं हो पाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके बाद पूरी दुनिया से
तमाम पत्रकार और तमाम लोग केरला आए, उन्होंने पूछा कि भाई आपने ये कैसे किया, ये आपकी सरकार कैसे चलती है। पूरी दुनिया में चीज़ों को मतलब छापा गया, और गार्डियन अखबार है, इंग्लैंड का बहुत बड़ा अखबार है, उसकी जो पत्रकार आई थी, उसने तो साफ साफ कह दिया कि यहाँ जो केरला में हुआ है वो तो एक कम्युनिस्ट सरकार ही कर सकती थी, कोई दूसरी सरकार इस तरह का काम नहीं कर सकती थी। ये गार्डियन में छपा। अब निश्चित रूप से ये जो उपलब्धियां थी सरकार की, वो पूरी दुनिया में चर्चित थी, हमारे देश में भी चर्चित थी। तमाम लोग कह रहे थे कि भाई अगर केरला कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। केरला से डॉक्टर गए महाराष्ट्र में मदद करने के लिए, नर्सेस भी गई, और काफी वाहवाही पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर केरला की सरकार की उपलब्धियों के बारे में हो रही थी। और इस दौरान जब ये लॉकडाउन हटाया गया तो फिर निश्चित रूप से कुछ केसेस बढ़े, क्योंकि करीब 9 लाख लोग बाहर से वापस आए केरला के अंदर, जो विदेशों में रहते थे या भारत के दूसरे हिस्सों में, लेकिन खास तौर से विदेशों में रहते थे। वो 9 लाख लोग वापस आए और फिर कोरोना के केसेस भी बढ़े, लेकिन काफी नियंत्रण रहा, काफी नियंत्रित रहा मामला। उसके बाद अगस्त और सितंबर में जो विपक्षी दल हैं केरला के अंदर, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ अपने अभियान और अपने प्रदर्शन शुरू कर दिए। और उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि एक तरफ तो सरकार की वाहवाही हो रही है, लोग चारों तरफ कह रहे हैं कि कम्युनिस्टों की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, कॉमरेड विजयन की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। भारत में भी चर्चा थी, भारत के बाहर भी चर्चा थी। और अब आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद, 2 महीने के बाद, जो पंचायत के चुनाव हैं और नगर पालिकाएं के चुनाव है वो होने जा रहे हैं। 3-4 महीने के बाद राज्य असेंबली, विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो ये सब जो माहौल है कि सरकार की वाहवाही हो रही है, लोग सरकार से खुश हैं, लोग सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं, तो विपक्षी दलों ने सोचा अब हमारा क्या होगा इस परिस्थिति में। तो उन्होंने बड़े बड़े आयोजन शुरू कर दिए, बड़े प्रदर्शन, सरकार का इस्तीफा मांगना शुरू किया, सड़कों पर आना शुरू किया। और सरकार ने जब उनसे कहा कि ये सब मत करिए, इससे खतरा है, तो उन्होंने कहा अरे ये तो सरकार ऐसे ही लोगों को डरा रही है, अब तो कोरोना का कोई खतरा नहीं है, ये तो एक फ्लू की तरह की बीमारी है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। और नेताओं ने भी मास्क नहीं पहना, नेताओं ने भी दूरी बनाने का काम नहीं किया, और इसका नतीजा क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर फिर से केसेस, और केसेस के जिसको कहते हैं गुच्छे, अलग अलग इलाकों में क्लस्टर्स वो शुरू हो गए। हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय है उसने भी हस्तक्षेप किया और कहा कि ये सब बंद करिए, मास्क पहनिए, दूरी बनाइए, ये सब बंद करिए। लेकिन विपक्षी नेताओं ने एक की नहीं सुनी। सिर्फ जब वो खुद कोरोना की बीमारी से पीड़ित हुए, जब उनके परिवार के लोगों को कोरोना की बीमारी होनी शुरू हुई, उसके बाद ही इन विपक्षी नेताओं ने अपनी इन गतिविधियों को बंद किया, उन पर रोक लगाई, और उन्होंने भी कहा कि हाँ अब हम सार्वजनिक तौर पर कोई भी आयोजन, कोई भी मीटिंग, कोई भी धरना संगठित नहीं करेंगे। तो ये उनका चरित्र है कि जब उनको खुद बीमारी लगी या उनके परिवार के अंदर बीमारी घुसी, तब जाकर के उन्होंने अपनी इन हरकतों को रोका, नियंत्रित किया। लेकिन बहुत नुकसान हो चुका था, क्योंकि जब वो इस तरह से काम कर रहे थे तो बाकी लोग भी बातों को, चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो बहुत नुकसान हुआ। और केसेस की संख्या में बहुत वृद्धि हुई। लेकिन जैसा कि शैलजा टीचर बता रही हैं, जो सबसे बड़ी उपलब्धि केरला की सरकार की है वो ये कि जो मृत्यु दर है, डेथ रेट, वो कभी भी 0.4
फीसदी से आगे नहीं बढ़ा। और अब केसेस के बढ़ने के बाद भी, क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हैं और सरकार पूरी ताकत के साथ काम कर रही है, तो अब जो मृत्यु दर है वो पहले से भी ज्यादा घट गया है। ये कहीं नहीं देखने को मिला है। और अब मृत्यु दर 0.34 है। ये पूरे देश में सबसे ज्यादा कम है। मेरे ख्याल से देश का जो मृत्यु दर है वो करीब 2% था, अब 1% से ज्यादा है। तो केरला का मृत्यु दर इतने केसेस होने के बाद भी 0.34% है, जो कि सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब जैसा कि आप जानते हैं हमारा समय भी समाप्त हो रहा है, तो मैं शैलजा टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अब वो अपनी बात को समाप्त करने की तरफ जाएं। और मुझे पता नहीं कि सवाल है कि नहीं, लेकिन अगर सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या कोई जो बलजीत है या बलजीत बता सकते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू नाउ टू sum up your speech, because now the time is coming to an end. It has been extremely useful and extremely informative. Definitely, comrades, I will conclude my speech with few words. I want to express great thanks to our Chief Minister Sri Pinarayi Vijayan and also Finance Minister Thomas Isaac and all my colleagues to give me wholehearted support to fight against this coronavirus. We are able to strengthen our health system more than anything. We supplied more ventilators, more ICU units, and more facilities in our government hospitals. And the finance ministry is giving money. Chief Minister is giving every support to us. Now we have 177 metric tons of oxygen in our stock. We are only utilizing 31 metric tons per day. And half of our ventilators is empty this time also, and ICU unit below half is occupied, and that also we are in our custody. There are proper ICU units, etc. And our Chief Minister declared a 20,000 crores package to the poor people. We have to protect not only life but also livelihoods, and we are allowing some jobs and other things with the proper guidelines of health sector, keeping this distance, etc., wearing mask, etc. That's a difficult thing, but we have to open some part for the livelihood, and we are doing that. And we are supplying the food kits throughout these months. We are supplying free food kits for the for each and every people who need it. We are supplying it, and we are supplying free medicine. That is the most important thing. The treatment in our government hospitals is free to each and everyone. Corona virus treatment for the poor and for the rich, we are giving free treatment up to this time. Now the private hospitals are also taking COVID-19 positive patients, and they are remitting some fees. When including some fees, they are treating them. But in health sector, our treatment is completely free. Thousands of crores of rupees, we can say that for these equipments, for treatment, for medicine, etc. We are spending. That is a difficult thing, but anyway, we are managing it. And some good people are giving some money to the CMDRF fund. That is not sufficient, but we are collecting that things also. But anyway, we are managing properly these things. It is definitely because of the communist mind and the socialist attitude and the democratic way of planning, etc. Because of the Communist Party led government, we can say that so. And I want to express my gratitude to Subhashini Di for calling me for this event, because I love Captain Rishmi, Comrade Captain Rishmi, and also I each and every time I imagine what kind of a hard work she was doing in the war field, nursing all these wounded Javans and soldiers, etc. And that gave me some braveness, some inspiration to fight against this difficult thing. Definitely, I am very much appreciating this thing, and I can't express my gratitude to you, comrade, and with all my gratitude to Comrade Captain Lakshmi, and I am bowing my head in front of her memory. And comrades, I convey my revolutionary greetings to all.
And with these words, I conclude my speech. थैंक यू वेरी मच। तो उन्होंने बताया कि अब मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि हमारा जो पूरा मंत्रिमंडल है उसमें हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे वित्त मंत्री हैं, सारे हमारे साथी हैं, वो दिल खोल करके हमारा साथ दे रहे हैं इस बड़ी लड़ाई में। और उनका पूरा ध्यान स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर है। और आप देखिए कि इस कोविड के महामारी के दौरान हमने अपने जो बेड्स हैं, जो पलंग हैं अस्पताल के, उनमें वृद्धि की है। आईसीयू और वेंटिलेटर्स की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि की है। और हमारे पास इस समय 177 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध है, जिसका बहुत छोटा हिस्सा ही हम इस्तेमाल करते हैं। जबकि आप जानते हैं कि बाकी देश में हाहाकार मची है ऑक्सीजन को लेकर के। सिलेंडरों की चोरी भी होने लगी थी और उसका काला बाजार तो चल रहा है हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में। लेकिन शैलजा टीचर बता रही है कि हमने इतने पलंग की व्यवस्था कर दी है कि करीब करीब आधे तो खाली आज भी पड़े हुए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई बीमार हो तो हम फौरन उसको एडमिट कर सकते हैं। हमारे आईसीयू भी करीब करीब आधे खाली हैं। तो अगर किसी को तुरंत आईसीयू में भर्ती करने की आवश्यकता हो तो वो भी हम कर सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। अब आप हमारे इलाके में जो हालत है उससे तुलना कर सकते हैं खुद कि केरला में क्या हालत है और यहाँ पर क्या हालत है। उन्होंने ये भी बताया कि एक 20,000 करोड़ का पैकेज भी सरकार की तरफ से जनता के लिए दिया गया था, क्योंकि लोगों को भूख से भी बचाना है और उनके काम को भी किसी हद तक बचाना है। तो आज तक हर परिवार को जो जरूरतमंद है उसको केवल मुफ्त का राशन नहीं दिया जा रहा है, उसको पूरा किट दिया जा रहा है, जिसमें दाल है, जिसमें सब्जियां हैं, जिसमें तेल है, जिसमें मसाले हैं, जो सारा कुछ जरूरी है एक परिवार का पेट पालने के लिए। वो पूरा का पूरा किट मुफ्त में हर एक जरूरतमंद परिवार को पहुंचाया जा रहा है, उनके घर पर जाकर के दिया जा रहा है। उनको कहीं भी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता है ये लेने के लिए। 3-3, 4-4 महीने की जो पेंशन है वो एक साथ दी जा रही है ताकि लोगों की जेब में कुछ पैसा हो। कुछ काम भी शुरू हुआ है, क्योंकि काम का शुरू होना भी जरूरी है, लेकिन उस पर भी कुछ नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि काम बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगा तो फिर इन्फेक्शन भी, बीमारी भी बहुत तेजी से फैलेगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कोरोना का जो इलाज है वो सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह से मुफ्त में हो रहा है। कोई भी हो वो मुफ्त इलाज का हकदार है किसी भी सरकारी अस्पताल में। इस पर सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन वो करेगी क्योंकि वो जनता को बचाना चाहती है। ये जनता की अपनी सरकार है। अगर लोग निजी अस्पताल में जाते हैं तो वहां भी जो फीस है उस पर सरकार ने नियंत्रण रखा है। और अगर कोई भी अनियंत्रित तरीके से फीस लेता है तो अगर सरकार के पास शिकायत जाती है, प्रशासन के पास शिकायत जाती है, तो बहुत सख्त कार्रवाई उस अस्पताल के खिलाफ की जाती है। तो उन्होंने कहा आखिर में कि जो कुछ हम लोगों ने किया है वो केवल इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमारी एक कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संचालित सरकार है और हमारी जनता में भी कम्युनिस्ट विचार, कम्युनिस्ट सिद्धांत काफी घर कर चुके हैं। तो वो भी आगे बढ़ करके हर काम में हमारी पूरी मदद करती है। उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की महिला समिति से का धन्यवाद दिया कि उन्होंने कैप्टन लक्ष्मी के जन्मदिन के अवसर पर उनको ये मौका दिया कि वो आप हमारे बीच में आए। और उन्होंने कहा कि कैप्टन लक्ष्मी के बारे में जब वो सोचती हैं उनको अचंभा होता है कि उन्होंने वो सब कैसे किया, और उनके किए हुए कामों से उनको बहुत प्रेरणा भी मिलती है और भी ज्यादा काम करने के लिए। और वो बहुत प्यार के साथ उनको याद करती हैं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हैं कि उनके जन्मदिन के अवसर पर अपने बीच में
उनको आप लोगों ने बुलाया और ये मौका उनको दिया कि वो उनके सामने, उनकी याद के सामने अपने सर को, अपने मस्तक को नमन करते हुए झुकाएं, और धन्यवाद दिया आपका। Yes. तो कोई प्रश्न है, कोई सवाल है? मुझे लगता है बहुत कुछ बहुत स्पष्ट तरीके से आपको बताया गया है। अगर सवाल होगा तो बाद में पूछ लीजिएगा और हम लोग आपके सवाल शैलजा जी के पास भेज देंगे। So if Okay. there are questions, we will send them to Comrade Shailaja. Right now, everybody is so impressed by what you have said and how clearly you have stated all these so many facts. People are very happy to hear it. Thank you very much, Comrade. Thank you very much indeed. And all the best to you and to the people of Kerala. Thank you. Thank you. Thank you, comrade. Thank you. Good night. Yes.